जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर, जैसा कि वाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गूगल केमिस्ट्री चैनल इस बार आपको पूरा साइंस का जो जितना भी सिलेबस है वो पूरा फ्री में प्रोवाइड कराने जा रही है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10th में साइंस में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इस बार, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। उससे पहले बात कर लेते हैं साइंस के बारे में, क्योंकि हम लोग आज साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस का ये पहला चैप्टर है। तो हम लोग थोड़ा सा साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग लगभग क्लास 4th 5th से ही साइंस वर्ड सुनने लगते हैं, 3rd से ही कि साइंस पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइंस आखिर होता क्या है? तो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब क्या है कि एक मान लो कोई भी चीज़ है, एक कोई सब्सटेंस है, हम उसके बारे में एकदम जीरो से स्टार्ट करें कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, ठीक है, और इसका एंड पॉइंट ये कहाँ तक जा सकता है। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साधारण सी भाषा में अगर साइंस को हमें क्या करना हो, एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, तो क्या बोलेंगे हम कि साइंस साइंस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप नॉलेज अबाउट एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब साइंस का जो हमारा चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। साइंस के हम जानते हैं कि मेनली कौन से 3 पार्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लें कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री क्या है? ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो हमारे आसपास जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनसे डील करती है, ठीक है। साधारण सी भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with all the physical and chemical changes occurring in our environment। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन सब से कौन डील करता है? केमिस्ट्री डील करती है, ठीक है। केमिस्ट्री का एक अलग ही महत्वपूर्ण अंग है केमिस्ट्री एक हमारे जीवन में, ठीक है। जो भी हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो लगभग सारी चीज़ें क्या होती हैं? केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी सुबह आप गए बाजार से, सब्जी खरीद के लाए, फल खरीद के लाए, मान लीजिए केला खरीद के लाए आप, ठीक है। केला खरीद के लाए, उसको 2 दिन तक आपने खाया नहीं, तो आप क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपने थोड़ा कच्चा भी केला खरीदा हुआ है बाजार से, तो कुछ दिन में वो क्या होता है कि अगर 1-2 दिन तक हम उसको यूज़ ना करें और ऐसे ही खुले इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रख दें, तो क्या होता है? धीरे धीरे पक जाता है, ठीक है, पकने लगता है। और अगर पकने के बाद भी हम उसको यूज़ ना करें तो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, ठीक है। तो सड़ने लगता है। अब सड़ता किस वजह से है? हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट तो कुछ किया नहीं, हमने उसको टच भी नहीं किया। अगर हम उसको टच नहीं करेंगे फिर भी वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो हमने तो उसको टच भी नहीं किया। तो ये जो सब्सटेंसेस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट में, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, इसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूध हम लेते हैं, सुबह सुबह दूध वाला दूध देके चला जाता है, हम उसको कुछ समय तक क्या करें? दोपहर तक बॉयल ना करें। आप देखते होंगे जनरली कि घर में जब दूध आता है तो माता जी क्या करती हैं कि दूध को उबाल देती हैं, बॉयल कर देती हैं, ताकि जब बॉयल कर देती हैं तो उसको शाम तक आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको बॉयल ना किया जाए तो क्या होगा? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि सुबह दूध वाला दूध दे के गया, उसको हमने बॉयल नहीं किया, भूल गए, तो शाम को जब हम उसको यूज़ करने जाएंगे तो लोग कहते हैं कि दूध फट गया। दूध फट गया इन द सेंस क्या हो गया कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ गए, उस पर बैक्टीरियल एक्शन हो गया, ठीक है। यही सब चीज़ें जो हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल, क्योंकि
जो भी हम कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है, अब केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में जनरली डिवाइडेड है और हायर लेवल पे जाएंगे तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिलहाल हम लोग 3 पार्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं जो जनरली कार्बन या हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कार्बन या हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बने होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। आपके इस सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में जो चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो किसके अंदर आ जाएगा? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड विच इन्वॉल्व कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन जनरली जिसे हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स किसके अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जैसे मान लीजिए हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्लास 10th में सिलेबस दिया हुआ है उसमें आपका पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो क्लास 10th की साइंस है ये पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है सबको, क्योंकि अगर आपको आगे चल के साइंस पढ़ना है, ये बेसिस है साइंस का, ये बेसिस है। 9th और 10th जो क्लास में साइंस दी हुई है ये बेसिस है। बस आगे जब आप पढ़ेंगे, आगे हायर क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही नॉलेज जो है आपको इलाबोरेट करके पढ़ाया जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। जो है वो क्लास 9th और 10th में ही है, बस यही नॉलेज आपको इलाबोरेट करके एक्सपैंड करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली एसिड और बेसिस के बारे में बात करेंगे। आपका दूसरा चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम एसिड और बेसिस के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल पार्ट भी आता है। हालांकि क्लास 10th में तो अभी मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। जब आप लोग क्लास 11th में अगर साइंस ऑप्ट करेंगे मैथ्स या बायो स्ट्रीम से, तो वहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे डेरिवेशंस भी करने को मिलेंगे। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 10th के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? जनरली जो जैसे मान लीजिए हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की डेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। जनरली जब हम एटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या देते हैं कि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। हाइपोथेटिकल है ये, हालांकि देखा नहीं गया है, लेकिन जितने भी साइंटिस्टों ने अभी तक बताया है उन्होंने बताया है कि एटम क्या है? स्फेरिकल शेप का होता है। तो एटम स्फेरिकल शेप का होता है। अब कोई भी चीज़ स्फेरिकल होगी तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, डायमीटर होगा। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में, मान लीजिए हम डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर हम पानी में डालें तो कितना घुल रहा है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी तक देखा? साइंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के सिस्टमैटिक नॉलेज को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस के जनरली 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ऑल द केमिकल्स एंड फिजिकल चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस हो रही हैं उनसे कौन डील करता है? केमिस्ट्री डील करती है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आशा करता हूँ आप लोग को इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसा कि हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर आज क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा एक्सपेंड करके जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? जनरली स्टेट का चेंज होता है। स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में
कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसे 5 स्टेट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 3 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर गई। ठीक है, 2 सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट कर गई और उनके रिएक्शन से कोई एक नई चीज़ उत्पन्न हो रही है, कोई एक नई चीज़ बन रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को अगर नॉर्मली हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर, एक सब्सटेंस, क्या आपको लगता है कि एक सब्सटेंस भी रिएक्ट कर सकता है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर न्यू प्रोडक्ट या वन और मोर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक या एक से अधिक चीज आपस में रिएक्ट करेगी। ठीक है, आपस में रिएक्ट करेगी, उसके बाद नई चीज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लो हम कोई 2 चीज ले ले, ए और बी, और ए और बी आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरा सब्सटेंस सी बना लेती हैं, तो ये तो समझ में आता है कि 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट की और तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो गया। लेकिन ये वन और मोर क्या है? वन और मोर का मतलब क्या होता है? तो वन और मोर का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, हमने इसको ज़्यादा हीट दे दिया, मतलब ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दिया। हीट का मतलब हमने किसी भी फॉर्म में इसको एनर्जी दे दी। केवल हीट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे या तो हम इसको लाइट प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड कर दें, किसी भी फॉर्म में हम इसको हीट प्रोवाइड कर दें या एनर्जी प्रोवाइड कर दें। कहने इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक सब्सटेंस को हम किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, उसे भी क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 और मोर की जगह 1 और मोर यूज किया है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक सब्सटेंस भी कर सकता है अगर उसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच 1 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म 1 और मोर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और बाद में रिएक्शन के बाद एक या एक से अधिक नई चीजें भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए और बी आपस में रिएक्ट करे और सी बना ले, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप फल लाए या सब्जी लाए, उसको कई दिनों तक यूज नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। जनरली हम 2-3 दिन तक यूज ना करें तो फिर खाने लायक नहीं रहता वो, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आके, जिनसे रिएक्ट करके वो कोई और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म 1 और मोर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी है, अगर एक सब्सटेंस या एक से अधिक सब्सटेंस मिलके कोई दूसरा सब्सटेंस बना रहा है, तो इसका जो मास, इन दोनों का जो मास होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर एक अच्छे डेफिनेशन की बात करें कि केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो जिसमें हमें पूरी बात पता चल जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए प्रोसेस इन विच 1 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म 1 और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब क्या होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, डिफरेंट प्रॉपर्टी और एक चीज और है आइडेंटिकल मास। इसका मतलब क्या है, एक बार
पहले पूरा डेफिनेशन सुनिए। व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिकल मास। यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक या एक से अधिक नई सब्सटेंस बना रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है लेकिन मास क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो यहाँ पे सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है जिसको रिएक्ट कराया है और ये जो नया सब्सटेंस हमारा बना है, इनका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये जनरली हम लोग अभी थोड़ा ही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट होके वाटर बना रही हैं, तो ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में अपने आप को समझने के लिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लिया। लेकिन अगर हमको इसको पेपर पे या बोर्ड पे या कहीं पे भी लिखना हो, ठीक है, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, ठीक है, लिखने का। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कभी कभी क्लास 10th के बोर्ड में पूछी भी जाती है कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रही हैं, वाटर बना रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना लंबा हो गया, एक छोटा सा रिएक्शन लिखना था हमको, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रही हैं, वाटर बना रही हैं, लेकिन ये इतना लंबा हो गया। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो भी हमारा आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं उनका क्या होता है, सिंबल दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अब इस सिंबल की मदद से हम इस अपना जो इतना एक्सपेंडेड फॉर्म है केमिकल रिएक्शन का, हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में समराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे हम उसका केमिकल फॉर्मूला या सिंबल लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई रिएक्टेंट एलिमेंट के फॉर्म में है तो हम उसका सिंबल लिखेंगे, और कोई हमारा जो प्रोडक्ट या तो रिएक्टेंट अगर कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से अगर बना हुआ है तो हम उसके केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे। घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम केमिकल फॉर्मूला, सिंबल सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा मेथड गलत है। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्लास 9th में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनों के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन आपस में शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन भी हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है। और इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। वाटर का फॉर्मूला जनरली आप लोग सब लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम ऑन पेपर ऑन बोर्ड कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा तरीका जो है ये गलत है, और ये तरीका जो है जिसमें हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन के सिंबल से, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के सिंबल से, और वाटर को, क्योंकि वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है तो हम वाटर का क्या लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कैसे दिखाया है केमिकल रिएक्शन को, सिंबल की मदद से दिखाया है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में एक चीज और लिखते हैं, उसका स्टेट, कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है, जो भी स्पीसीज रिएक्ट कर रही है उसका स्टेट, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट। स्टेट का मतलब कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, या एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब या तो वो पानी में डिजोल्व है अगर कोई सब्सटेंस, तो हम उसे एक्वस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो भी गैस फॉर्म में है, लेकिन हम लोग जानते हैं H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो H2O के नीचे L लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे G लिखेंगे, हाइड्रोजन के नीचे G लिखेंगे। ये हमारा होता है एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जनरली हम एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता देते हैं, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन की खूबसूरती देखिए, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कब करती हैं, ठीक है, कब कब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। अपने जीवन से रिलेट करके देखिए इसको। हम अपने जीवन में किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, फिर हमारा जीवन क्या हो, स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब कि हमें कोई भी आगे चल के हमारे जीवन में कोई भी समस्या ना हो, हम कोई भी अगर समस्या आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन हमारे पास मौजूद हो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, स्टेबिलिटी अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में या केमिकल इक्वेशन की भाषा में, केमिकल रिएक्शन की भाषा में बात करें, तो कोई भी सब्सटेंस तब तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसकी एनर्जी और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। कोई भी सब्सटेंस तब तक क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता जब तक उसकी एनर्जी या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। जितनी, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे आप साधारण भाषा में हम देखें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे लगेगा कि कितनी जल्दी पैसा मेरा खर्च हो जाए, कितनी जल्दी मैं क्या क्या खरीद लूँ इस पैसे से। तो जब तक मेरे पास पैसा रहेगा मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा उछल कूद करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही पैसा मेरा ख़त्म होगा, फिर मुझे समझ में आएगा कि नहीं, पैसा ख़त्म हो गया है, अब मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ खरीद नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, स्टेबल हो जाऊँगा, एक जगह स्थिर हो जाऊँगा। वही हाल यहाँ भी केमिस्ट्री में भी होता है। जब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तब तक जो एटम्स होते हैं हमारे उछलते कूदते रहते हैं, और जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है वो स्टेबल हो जाते हैं। सेम यहाँ पे स्टेबिलिटी में एक चीज़ और है कि जब तक इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है तब तक लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बात अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में जब देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है। ऐसा माना जाता है कि स्टेबिलिटी के लिए शादी कर लेना आवश्यक है, क्योंकि शादी में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में भी एक दूसरे से एक एटम और दूसरा एटम आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना के तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए होता है। और ये पूरी केमिकल रिएक्शन किस पे आधारित है, स्टेबिलिटी पे आधारित है, ठीक है। जब तक कोई एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा तब तक केमिकल रिएक्शन हमारी चलती रहेगी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों, मैंने आपको जब केमिकल रिएक्शन की जब डेफिनेशन बताई तो मैंने वहाँ पे बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक या एक से अधिक नई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इस बात पे गौर करिएगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और मास क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये आग में घी का काम करता है। आग में घी इन द सेंस, अगर कहीं पे आग लगी हो और वहाँ पे आप हाइड्रोजन गैस डाल दें, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाल दें तो आग और तेज़ी से पकड़ लेती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस हम कोई भी कहीं पे अगर आग लगी है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाल दें तो
वो आग और तेजी से पकड़ने लगती है। और ऑक्सीजन क्या करता है, अगर कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा देखा भी होगा, रिप्रेजेंट करके इसको दिखाया जाता है कि हम कैंडल जला रहे हैं, फिर कैंडल को एक टेबल पे रखा हमने जला के, फिर उसके ऊपर से ग्लास रख दिया, तो कुछ देर बाद हमारा जो कैंडल होता है वो जलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने ग्लास रखा तो जितनी देर तक वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था उतनी देर तक हमारा कैंडल जलता रहेगा, जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी हमारा कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आग लग रही है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगेगी, मतलब जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तब तक आग नहीं लग सकती। लेकिन और दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, अगर हम आग जहां लगी है वहां पे हाइड्रोजन बहुत सारा डाल दें तो आग और तेजी से पकड़ने लगेगी। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग हो जाती है। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, आग लगाने का काम कर रहे थे, और जैसे ही आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बनाएंगे, वाटर मतलब H2O बनाएंगे, तो ये H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पानी को बुझा देना, पानी को बुझा देना। ये तो आप लोगों को जनरली पता ही होगा कि अगर आग कहीं लग जाती है तो सबसे पहले हम पानी ढूंढते हैं कि पानी ले आओ, पानी अगर कहीं डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में कितनी भिन्नता है, आप देखिए कितने भिन्न हैं। यही स्पीसीज अभी आग लगाने का काम कर रही थी, लेकिन जब रिएक्ट करके ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, H2O मॉलिक्यूल बनाए, तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आग को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एक आग को प्रमोट कर रहा है और एक आग को प्रिवेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा H2O जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये भी सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम और क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब सोडियम हमारा क्या है, एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। सोडियम हमारा क्या है, एक मेटल है और बहुत जहरीला होता है। और क्लोरीन भी क्या होता है, क्लोरीन की भी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन भी हो तो भी वो क्या करता है, हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइजनस नेचर के हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि सोडियम हमारा क्या है, पॉइजनस नेचर का है, क्लोरीन भी क्या है, पॉइजनस नेचर का है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, तो इन्होंने एक नया फॉर्मेशन किया प्रोडक्ट का, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हमारे घर में जो खाने में नमक यूज़ होता है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं या टेबल सॉल्ट कहते हैं, वो कौन सा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी अगर हम केवल सोडियम खा लें तो हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का है। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ इसने रिएक्शन कर ली और सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो हम सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, डेली खाते हैं। और सोडियम क्लोराइड फिर क्या करता है, हमारे डाइजेशन में, हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस में, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्टेंट साइड में थे तो इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, लेकिन जब इन दोनों ने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, नया सब्सटेंस बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एकदम ही डिफरेंट हो गई। इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एक से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करके नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और मास आइडेंटिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार अब हम लोग गूगल केमिस्ट्री चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।